BA सेकेंड ईयर होम साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्या होती हैं और उनको कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, मतलब हम बचत जो करते हैं उनको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लगाना चाहिए उन पैसों को, ताकि अधिक से अधिक हमें फ़ायदा हो। वो कहलाता है विनियोग। अब ये कि सेविंग, इसके पहले हमें समझना होगा कि आय क्या होती है। आय मतलब जो भी इनकम हमें किसी भी सोर्स से प्राप्त हो वो आय होती है। बचत व्यक्ति की आय का वो भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचा करके रखता है, मतलब भविष्य में कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है ये मानकर आय बचत की जाती है। जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुल आय x है और वो y रुपया उपभोग करता है और s बचत करता है, तो इससे निम्न समीकरण दर्शा सकते हैं कि भाई x कुल आय x माइनस वाई बराबर s, मतलब कुल आय माइनस उपभोग व्यय और उसके बाद जो पैसा बचता है वो बचत कहलाता है। व्यक्ति को यदि 8,000 रुपये मिलते हैं और वो 6,000 खर्च कर देता है तो उसका 2,000 रुपये जो है वो बचत कहलाती है। इसी तरह से परिवार की आय जो है कई सोर्स से हमें प्राप्त होती है, जैसे राष्ट्रीय आय, परिवार के सदस्यों की शिक्षा, योग्यता, श्रमशीलता, इन सब से, व्यवसाय के द्वारा, और कौन सा पारिवारिक जीवन चक्र है उसमें कितनी बचत हो सकती है, तकनीकी विकास से, और हमारे कितने अनुकूल परिस्थितियां हैं राष्ट्रीय आय की। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, ये सब प्रभावित करते हैं। इसके अलावा घर के लघु उद्योग धंधे, समय की मितव्यतापूर्ण उपयोग, धन का मितव्यय, खाद्य पदार्थों का भंडारण, मतलब खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके भी पैसा बचा सकते हैं। जैसे भाई जिस सब्जी का, फ्रूट का सीज़न होता है उस समय उसको स्टोर करके और बाद में उसको काम में लेना। बागवानी करके हम घर में ही सब्जी उगा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं। गृहिणी जो है कुशल प्रबंधन करके भी पैसा बचा सकती है, बजट बना करके भी पैसा बचा सकती है, मतलब उससे आय और व्यय का पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा है, कितना बचत हो रही है। रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा करके, ये सब आय के सहायक साधन हैं। इसके अलावा जो मौद्रिक, वास्तविक और मानसिक, 3 प्रकार की आय होती है। तो वास्तविक आय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीक़े से हमें आय होती है। जैसे प्रत्यक्ष में छात्रवृत्ति के द्वारा, वेतन के द्वारा, किराया, ब्याज और शेयर्स में लाभ, रॉयल्टी, पेंशन, ग्रेच्युटी, उपहार और लॉटरी, ये सब प्रत्यक्ष आय है, तो इनको हम आय कहते हैं। अब ये कि भाई जो हमें आय हुई है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय जैसे नौकरी करके, व्यवसाय करके, कृषि के द्वारा, उद्योग धंधों के द्वारा, मजदूरी से, इसके अलावा पैतृक संपत्ति से प्राप्त आय, मकान किराया, कृषि भूमि से आय, लगान के द्वारा, ब्याज, वेतन, किराया, पेंशन, रॉयल्टी, दुर्घटना से प्राप्त आय, उपहार, बीमा लाभ, ये सब कहलाता है मौद्रिक आय। मतलब पैसे के रूप में जो हमें धन प्राप्त होता है, आय होती है, वो मौद्रिक आय कहलाती है, मुद्रा मिलती है। पारिवारिक आय में मुखिया और परिवार के अन्य सदस्य द्वारा अर्जित आय, प्राप्त की गई आय पारिवारिक आय कहलाती है। इन सब की मिलाकर के पारिवारिक आय में गिनती होती है। इसके अलावा यदि मकान निःशुल्क मिला हुआ है, मुफ्त चिकित्सा हो रही है, मुफ्त शिक्षा हो रही है, मनोरंजन या यात्रा के द्वारा व्यय करके भी हो सकती है। फिर कि हम बचत करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं बचत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि आय का वर्तमान उपयोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहते हैं। अर्थात बचत मनुष्य की आय का वो भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य के लिए कुछ बचा करके रखा जाता है और उसे
उस संपत्ति की पूंजी का स्वरूप दिया जाता है, वो कहलाती है बचत। बचत और संचय दो शब्द हैं, सेविंग्स एंड होर्डिंग्स। बचत को बैंक, ड्राफ्ट, पोस्ट ऑफिस, बीमा कंपनी आदि में आय अर्जित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। इससे न केवल बचतकर्ता को लाभ होता है बल्कि देश समाज भी लाभान्वित होते हैं। पैसे को उचित उद्योग धंधों में लगाया जाता है। अब बचत हम इसलिए करते हैं क्योंकि भविष्य की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। अचानक जो खर्चे आ जाते हैं उस समय ये बचत काम आती है। इसके अलावा धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो गई तो उस समय भी ये पैसा काम आता है, बचत काम आती है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे किसी की शादी है, एजुकेशन है, उसमें काम आती है। शरीर की असमर्थता के समय भी यदि किसी कोई बीमार, घर में सदस्य बीमार हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, तो उस समय ये बचत काम आती है। वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देती है। बचत से आय में वृद्धि होती है और अनावश्यक खर्चों में कमी होती है। सेवानिवृत्ति के समय में भी आर्थिक संरक्षण होता है। आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं रहता। मानसिक संतुष्टि होती है। बचत से उच्च जीवन स्तर प्राप्त होता है। परिवार में जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन हेतु सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में सहायक होता है। स्थायी संपत्ति की खरीद में सहायक होता है और राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद करता है। ये सारे बचत के लाभ हैं। बचत को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं जैसे योग्यता, इच्छा, सुविधाएं। इसके विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब उन वस्तुओं को क्रय करना जिनसे लाभ हो, अर्थात उत्पादक वस्तुओं के क्रय में लाभ हेतु पूंजी लगाना, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। हमारे पास यदि बचत है, पैसा बच रहा है खर्च करने के बाद, उस पैसे को हम कहाँ लगाएं कि हमें उससे पूंजी मिले, लाभ मिले, कहीं ना कहीं उससे हमें लाभ प्राप्त हो। जैसे प्रतिष्ठित कंपनियां होती हैं, उनके शेयर्स खरीद के ऋण प्राप्त कर लेते हैं, या फिर मकान खरीद कर, ज़मीन जायदाद खरीद कर उस धन को लगा देते हैं। तो जो पूंजी हम लाभ प्राप्त करने के लिए लगाते हैं वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं विनियोग। और विनियोग के कारण व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है या ब्याज मिलता है। अब ये विनियोग भी 3 तरह का होता है। जैसे मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ लगाने के 3 तरीके हैं। एक तो कुछ समय के लिए, एक है लंबे समय के लिए, तीसरा है जीवन भर के लिए इन्वेस्टमेंट। अब विनियोग के साधनों का यदि हम उपयोग करें तो निम्न प्रश्न पहले हमें खुद को सोचना होगा कि अपने धन का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हम करें, सबसे अधिक लाभप्रद तरीका कौन सा है, किस योजना में धन को लगाया जाए, वो धन सुरक्षित है या नहीं, वो धन कर मुक्त होगा या नहीं। इसके अलावा क्या आकस्मिक समय में उस धन का हम उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सारे प्रश्न जो हैं उनके जब उत्तर हमें प्राप्त करने चाहिए, उसके बाद ही हमें धन को लगाना चाहिए। धन का इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ बातें भी हमें ध्यान रखनी होंगी, जैसे पूंजी की सुरक्षा। हम जो पैसा लगा रहे हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसी जगह पे लगाना चाहिए चाहे लाभ थोड़ा कम हो, लेकिन वो पैसा हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमें श्योरिटी होनी चाहिए, पूंजी हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसके अलावा भाई हम जो पैसा लगा रहे हैं वो आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में आना चाहिए। इसके अलावा धन उपार्जन करने वाले की यदि व्यक्ति कोई समस्या आ जाती है उस समय भी ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा काम आता है। अब ये है कि परिवार को ये आर्थिक सुरक्षा देता है इन्वेस्टमेंट। सेवानिवृत्ति के समय काम आता है, वृद्धावस्था में, बीमारी के समय, संपत्ति खरीदने के समय, बच्चों के भविष्य बनाने में, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के समय ये पैसा काम आता है। लेकिन कुछ हानियाँ भी हैं इन्वेस्टमेंट की।
जैसे समय पर इन्वेस्ट करना बहुत ही कठिन जटिल काम है। कई बार इससे हानि भी हो जाती है। बड़ी पूंजी लगाकर बहुत कम आय मिलती है। धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट में जोखिम भी होता है और सही ज्ञान नहीं हो तो नुकसान भी हो जाता है। इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये ध्यान रहे तो सबसे बड़ी बात है पूंजी की सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा, लाभ की दर उचित दर हो, मतलब हमें उससे लाभ हो रहा है कि नहीं। विश्व की स्थितियों का प्रभाव का निर्धारण, मतलब विश्व की मौद्रिक और व्यापारिक स्थिति से ये विनियोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जैसे परिवार की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, यदि ज़रूरत पड़े तो हम उसको काम में ले सकें। लचीलापन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्ट के लिए सतर्कता की आवश्यकता, हमें पहले चारों तरफ सब जगह से इसका हमें पता कर लेना चाहिए कि कहाँ और कितना इन्वेस्ट करें। ऋण की सुविधा उसमें होनी चाहिए। यदि हमें आवश्यकता पड़े अचानक तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो हमने पैसा जमा किया उस पर लोन मिलना चाहिए, लोन की सुविधा हो। आकर्षक उपहार मिलने चाहिए, आकर्षक अवसर भी मिलने चाहिए, जैसे उपहार, सोने चांदी का सिक्का, लाभ, इस तरह के भी उसमें होने चाहिए। धन निवेश करने में इससे आनंद आता है। और नियोजित केंद्र निवेशक के घर के आसपास होना चाहिए। जहां हम जमा कर रहे हैं घर के पास वो जगह होनी चाहिए जिससे आने जाने में समस्या नहीं हो। काफ़ी दूर महानगर में या शहरों में निवेश करने में दिक्कत आती, समय बर्बाद होता है और धन बर्बाद होता है। तो विनिवेश करने का स्थान भी पास में होना चाहिए। हमें